गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। हम डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को डेडलाइन दी है कि आप 3 महीने में जो लोग बहुत सारे पार्टी से, शिवसेना से और एनसीपी से जो मिलकर इन्होंने एक अघाड़ी दल बनाया है, उसमें किस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और किस तरह से जो शिवसेना के मेन लीडर हैं उद्धव ठाकरे का कहना है कि आप उसके स्पीकर उसके एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इस बारे में देखेंगे। कवच के बारे में जानेंगे कि कैसे कवच का यूज़ ना करने से रेल के एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आगे हम देखेंगे कोरल रीफ के बारे में देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल सीरीज़ हमारी चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, महाराष्ट्र में जो क्राइसिस इमर्ज हो रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ का। देखो क्या होता है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ की मैं बात कर रहा हूँ, क्या होता है 1967 में, आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1967 में हरियाणा में क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट बनती है 5 साल के बाद तो आया राम और गया राम की राजनीति चालू हो जाती है। आया राम और गया राम की राजनीति का मतलब है, मान लो ये कोई पार्टी है ए, इस साल ए पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनी, बी पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, तो ए पार्टी के जितने मेंबर हैं वो बी पार्टी में चले जाएंगे। जितने का मतलब है मैक्सिमम मेंबर बी पार्टी में चले जाते हैं, और ए पार्टी की आइडियोलॉजी के बेस पर जो लोग एमएलए जीते होते हैं ए पार्टी में, उनको कोई भी उनको जो है बहुत सारा लॉसेज झेलना पड़ता है। और इसमें सबसे ज़्यादा लॉसेज होता है वोटर्स का। कैसे लॉसेज होता है, वोटर्स जिस आइडियोलॉजी को वोट देते हैं, डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट दिया जाता है कि उसके क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, इस बेसिस पे वोट दिया जाता है, तो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा लॉसेज होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसका नाम रखा गया एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था कि आप किसी भी पार्टी में अगर जाते हैं तो आपकी लायबिलिटी तय होंगी, मतलब आपकी कंडीशन तय होंगी कि आप किस कंडीशन में दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी बीजेपी जीती हुई है, मान लो यहाँ पर बीजेपी की सत्ता है, अब ये बीजेपी है और ये मान लो अपोजिशन की कोई पार्टी है। अब इसके मेंबर 1/3 मेंबर चले जाते हैं किसके साथ, बीजेपी के साथ। तो 1/3 मेंबर, जब 1/3 का मतलब हो गया 33%, 100 में से 33 मेंबर जो है इस जो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम गवर्नमेंट में है, सत्ता में है, इसके साथ चले जाते हैं। तो पहले ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था। मगर क्या हुआ, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये जो 1/3 की मेजॉरिटी जो लोग जा रहे थे, इसे 2/3 कर दिया। 2/3 का मतलब 65 मेंबर। तो 65 मेंबर अगर अदर पॉलिटिकल पार्टी को जाते हैं तो किसी पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। जो 65 लोग सत्ताधारी पार्टी में गए हैं तो इन पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, और इनकी जो है सीट नहीं जाएगी। और इसमें जो 1/3 बचे, और ये जो 1/3 बचे, इन पे भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ का कॉन्सेप्ट आया। देखिए इसमें बहुत सारे इशू हैं। पहले तो हमने इशू डिस्कस किया आया राम गया राम की राजनीति। दूसरा इशू इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट आप देख लो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे इससे कर्ब होगा मनी पावर को। क्या होता था, मान लीजिए ये पार्टी है ए और दूसरी पार्टी है ये बी, तो बी पार्टी की 99 सीट आई, मगर इस स्टेट में सरकार बनाने के लिए 100 सीट चाहिए। तो क्या करते थे, एक ऐसे मेंबर खरीद लेते थे। तो इससे क्या होगा, मनी को कर्ब करा जाएगा, पावर ऑफ मनी जो है कर्ब करी जाएगी। इंश्योर कोहेजन, मतलब कोहेजन को इंश्योर किया जाएगा कोहेजन को इंश्योर किया जाएगा, मतलब आपस में जो स्टेबिलिटी है, जो आइडियोलॉजी है, इसमें स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, और लॉयल्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आप ये देख लो डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, जैसे मान लो
कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, मैं कुछ कंडीशन बता देता हूँ आपको। इंडिपेंडेंट मेंबर है और इंडिपेंडेंट मेंबर अपनी आइडियोलॉजी पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है। इंडिपेंडेंट सही है, अपनी आइडियोलॉजी पर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है। अब ये जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता है तो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और एंटी डिफेक्शन लॉ में इसकी सीट जाती रहेगी और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विद इन 6 मंथ न्यू इलेक्शन होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर आप देख लो, नॉमिनेटेड मेंबर का क्या सीन होता है। जब नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 1 मेंबर जो है लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है। तो क्या होता है इस केस में, अगर वो मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वो 6 मंथ के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। अगर 6 मंथ के बाद 6 से 12 मान लो, कुछ भी मान लो, 6 से 12 के बीच में या 6 के बाद कभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उसकी सीट जाती रहेगी। ठीक है, एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से 1/3 मर्जर था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, मगर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें डिसाइड किया गया कि 2/3 से अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सिचुएशन डिस्कस की। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो आज की कंटेक्स्ट है, जो स्पीकर है, स्पीकर के द्वारा फाइनल डिसीजन सुनाया जाता है। देखो कोई भी पार्टी होती है, जैसे मान लो ये स्टेट है यूपी, महाराष्ट्र मान लो ये महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में स्पीकर जो होगा, पहली बात तो सत्ताधारी पार्टी का होगा। आपको पता है स्पीकर जो होता है वो उसी पार्टी का होता है और ये एमएलए भी होता है। अगर ये अपनी सीट को सीज कर देगा तो स्पीकर का पद जाता रहेगा। मतलब आप स्पीकर इंडिया में तभी बन सकते हैं जब आपके पास एमएलए की पोस्ट हो। जिस तरह से यूके में क्या है, अगर आप स्पीकर बन गए तो आपको एमएलए नहीं रहने दिया जाएगा, मतलब आपकी सीट वहाँ नहीं रहेगी। यूके में स्पीकर इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मगर इंडिया में क्या होता है, स्पीकर को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा होना चाहिए और मेनली जो होता है स्पीकर के केस में कन्वेंशन है, ये एक कन्वेंशन डिसाइड है कि स्पीकर जो होगा पॉलिटिकल पार्टी का। तो क्या होता है जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है तो जो बहुत सारे एमएलए उससे जाकर मिलते हैं तो उस केस में क्या करता है स्पीकर कोई भी डिसीजन नहीं सुनाता है, केसेस को पेंडिंग रखता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बताया ही नहीं गया है कि वो केसेस कब तक सुनाए जाएंगे। तो डिसीजन जो है पेंडिंग रखे जाते हैं और वो जो है सरकार चलती रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी है कि विद इन 3 मंथ आप इस पर संज्ञान लीजिए, अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इसको ये सुनाना चाहिए। मगर एक चीज़ आप ये जान लीजिए, जो स्पीकर जो ये केसेस नहीं सुनाता है इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी। तो हमने ये चीज़ जानी कि कैसे इसमें स्पीकर का रोल डिसाइड होता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली। अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो ट्रेन के कवच से रिलेटेड है। क्या हुआ है, जो 14 लोगों की डेथ हुई है आंध्र प्रदेश में ट्रेन के कोलाइड होने से, उस केस में क्या हुआ है, जो कवच सिस्टम है वो सब जगह इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। देखो कवच सिस्टम क्या होता है, पहले इसे मैं मिटा देता हूँ। कवच सिस्टम देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। कवच सिस्टम क्या होता है, जैसे 2 ट्रेन है, देखो ये है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, तो इसके आगे एक कवच सिस्टम लगा होगा। ये कवच सिस्टम होगा RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। जैसे ही ट्रेन कोलाइड करने वाली होंगी, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगी, मान लो 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, उस डिस्टेंस पे होंगी तो एक मैसेज जाएगा इमरजेंसी के ट्रेन कोलाइड हो सकती हैं, तो इसलिए ट्रेन को खुद ब खुद बंद किया जा रहा। तो ये कवच सिस्टम जो है सब जगह अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे ट्रेन के एक्सीडेंट बिल्कुल घट जाएंगे, कोई भी ट्रेन का एक्सीडेंट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट बात थी कि कवच क्या चीज़ है। कवच एक रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम करते हैं कोलाइड ट्रेन को कोलिजन से बचाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जान लीजिए। अगला आर्टिकल कोरल रीफ से रिलेटेड है। देखो कोरल रीफ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोरल रीफ जो है हमारे लद्दाख के रीजन में वर्डसे रीजन है, वहाँ पर
कुछ कोरल के फॉसिल मिले हैं। तो फॉसिल का क्या मतलब, और वो भी लद्दाख रीजन में मिलने का क्या मतलब है? इससे एक चीज़ ये पता चलती है कि कभी ना कभी हमारा इंडिया जो है ये एक अलग प्लेट का पार्ट था। मतलब जिस जगह हिमालय पे इंडिया टकराया है, हिमालय पे जाकर मिला है, इस प्लेट का पार्ट नहीं था। तो इससे ये चीज़ निकलती है, तो इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि एंशियंट टाइम में जो है इंडिया टेथिस सी का पार्ट था। आप यहाँ पर देख लो, ये 1800 फीट की एबव बर्ड से जो रीजन है ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पर कोरल रीफ्स मिले हैं, उसका फॉसिल्स मिला है। ये क्या चीज़ बताई गई? एंशियंट एग्जिस्टेंस ऑफ कोरल कॉलोनी प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू ए प्रीवियसली अननोन जियोलॉजिकल पास्ट ऑफ वर्डसे रीजन, डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम। मतलब इस वर्डसे रीजन में बहुत सारे डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम थे। एंशियंट टाइम में यहाँ कोरल कॉलोनीज थी। तो इससे ये चीज़ कंफर्म होती है कि 40 मिलियन ईयर्स एगो, 40 मिलियन ईयर्स एगो क्या होता था? टेथिस सी, हिमालय इमर्ज व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट वर थ्रस्ट आउट ऑफ टेथिस सी। देखो ये चीज़ यहाँ पर देख लो, आपको ये चीज़ यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। देखो ये पेंजिया था, ये पूरा पार्ट जो है ये पेंजिया था, ठीक है। धीरे धीरे ये अलग हुआ। तो ये अलग होने के बाद क्या हुआ? 40 मिलियन ईयर्स है, समझ रहे हो कितने साल पहले की बात है। लॉरेंसिया बना, ये गोंडवाना बना, और ये टेथिस। ये हमारी इंडियन प्लेट है, आप ध्यान से देख लो, ये इंडियन प्लेट है। अब इंडियन प्लेट क्या हुई? ये धीरे धीरे ऐसे यहाँ से आगे आई और ये यहाँ पर आके टकराई हमारे लॉरेंसिया प्लेट से, यूरेशिया प्लेट। और ये यहाँ टकराने के बाद ये हिमालय बना। हिमालय कैसे बना? ये उभरी हुई, जब यहाँ ये तेजी से आकर टकराई तो ये उभरी हुई आकृति बनी। तो इसी को कह रहे हैं वर्ड से, जो लद्दाख का रीजन है यहाँ पर हमें फॉसिल मिले हैं कोरल के, ठीक है। ये फॉसिल कोरल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये बताते हैं कभी इंडिया जो है गोंडवाना का पार्ट था, लॉरेंसिया प्लेट से आकर टकराया, और इस टकराने के बाद हिमालय का इमरजेंस हुआ। इसीलिए आज भी कहा जाता है हिमालय की जो रेंज है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे कि लगातार हिमालयन रीजन जो है ऊपर की ओर जाता जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी, आप ये चीज़ अच्छे से जान लीजिए। आप कोरल के कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, ये कोरल होता है। आप यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जान लो जो यूपीएससी पूछती है। ज़ूक्स एंथले और कोरल पॉलिप्स में क्या रिलेशन है? देखो ज़ूक्स एंथले क्या होता है? एक एल्गी होता है। याद रखो, ज़ूक्स एंथले एक एल्गी होता है। ये एल्गी क्या करता है? सूरज से फोटोसिंथेसिस करके सन से बहुत सारे हमें शुगर प्रोवाइड करता है कोरल को, पॉलिप को जो कोरल पॉलिप होते हैं। देखो क्या होता है, ये कैल्शियम का एक स्ट्रक्चर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कैसे बनता है? जब ज़ूक्स एंथले और कोरल पॉलिप में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कोरल पॉलिप क्या करता है? नीचे से ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, किसे? ज़ूक्स एंथले को और कोरल पॉलिप को, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। कैसे? जब ज़ूक्स एंथले इसमें निवास करता है, ये एल्गी निवास करता है, तो सूरज से ये जो है रोशनी लेता है, और सूरज से रोशनी लेकर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करता है? अपना खाना बनाता है, जिसमें शुगर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जबकि पॉलिप क्या करते हैं? इसे नीचे से मिनरल वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ज़ूक्स एंथले को रहने के लिए जगह मिल जाती है, और कोरल जो है कैल्शियम कार्बोनेट के, कोरल पॉलिप जो होते हैं उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट घर बनाने के लिए जगह बनती है। आप एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट याद रख लेना, जो कोरल पॉलिप में या कोरल्स में कलर होता है वो एल्गी की ही वजह से होता है। ये एल्गी ही होती है, इसकी वजह से कोरल में कलर पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आप एक चीज़ और जान लीजिए, दो तरह की कोरल होती हैं, एक हार्ड कोरल होती है, एक सॉफ्ट कोरल होती है, जो मेनली रीफ बनाती हैं। रीफ का मतलब है ये जो ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन पर रीफ पाई जाती हैं, बहुत कलरफुल, बहुत खूबसूरत रीफ पाई जाती हैं, इसे कोरल रीफ कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड पे जो पाई जाती हैं इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो कोरल रीफ जो बनाई जाती हैं, जो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वो हार्ड कोरल के ही बनाए जाते हैं। सॉफ्ट कोरल जो है स्ट्रक्चर नहीं बनाती है, ठीक है। पहली चीज़, कोरल के लिए जो हार्ड कोरल होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी कोरल का जिक्र करेंगे तो कोरल जो है 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री तक
डिग्री सेंटीग्रेड तक पनपती है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो रीफ डिस्टॉर्ट हो जाती है और उसकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीचिंग क्या होती है? ब्लीचिंग के केस में क्या होता है कि जो ज़ूक्स तेंतुले होते हैं, जो देखो ये कोरल है, ठीक है, ये इसका पॉलिप है, और पॉलिप ये किसका बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का। मैंने बताया इसके अंदर ज़ूक्स एंथले रहते हैं, इसे एल्गी कहते हैं। तो ये एल्गी क्या करता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ये इससे माइग्रेट कर जाता है। जब ये माइग्रेट कर जाता है तो इसको फोटोसिंथेसिस नहीं मिलती है, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है तो कोरल पॉलिप क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और कोरल की ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। और ब्लीचिंग का मतलब है ये बहुत भद्दे तरह के हो जाते हैं, मुँह उतरा टाइप में, बहुत गंदे गंदे दिखते हैं, तो इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। तो मेनली रीज़न क्या होता है, जो कोरल रीफ है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में बनती हैं। क्यों बनती हैं? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इसलिए बनती हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो आसानी से मिल जाता है, और टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये यहाँ अच्छे से पनपती है। मगर रिसेंटली क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, जो वेदर कंडीशन है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, कहीं टेम्परेचर एकदम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं टेम्परेचर एकदम बहुत कम हो जा रहा है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉयबल कंडीशन है। देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको पता ही होना चाहिए कि कोरल क्या होता है, ज़्यादा न्यूट्री रिच एरिया में नहीं रह पाती। आप कभी भी देखेंगे बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में आपको कोरल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहाँ बहुत सारी रिवर आके गिरती हैं, और इस रिवर की वजह से क्या होता है, कोरल पॉलिप सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्री रिच होता है। ये इसके लिए एक साल्ट वेस्ट कंडीशन चाहिए होती है, और शैलो एरिया चाहिए होता है। शैलो एरिया का क्या मतलब है? शैलो एरिया का मतलब है कि पानी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पानी हल्का होना चाहिए ताकि उसका फोटोसिंथेसिस हो सके, यहाँ पर सूर्य की रोशनी जा सके। तो इस तरह से ये कोरल के बेसिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। ठीक है, अगला आर्टिकल नीमैन पिक डिजीज़ के बारे में। देखो नीमैन पिक डिजीज़ आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। इसका मेन रीज़न क्या है? ए रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग फैट मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, क्या इस केस में देखो क्या होता है, नीमैन पिक डिजीज़ में इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है। एब नॉर्मल अमाउंट ऑफ लिपिड जो होता है कंसनट्रेट हो जाता है। लिपिड क्या होता है? लिपिड होता है फैटी मटेरियल सच एज वैक्सेज, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये जेनेटिक होती है। जेनेटिक का मतलब है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो माँ से या पिता से निकल कर आता है। तो इस केस में क्या होता है, ब्रेन, स्प्लीन, लीवर, लंग्स और बोन मैरो में बहुत ज़्यादा लिपिड जमा हो जाता है। इस लिपिड जमा होने के कारण इसके सिम्टम क्या निकल कर आते हैं, इनलार्ज लीवर हो जाता है और स्प्लीन हो जाता है। स्प्लीन एक हमारे पेट में ऑर्गन होता है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को सर्कुलेट करता है। डिफ़िकल्ट कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट में आपके प्रॉब्लम होने लगेगी। क्या होगा, जब आपके मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आएगी, जेनेटिकल मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर आएगा और लिपिड की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी। लिपिड क्या है? मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल, ये जेनेटिकली माँ से या बाप से स्टार्ट होकर बच्चे के अंदर पाया जाता है। लिपिड क्या होता है मैंने आपको बता चुका, फैटी मटेरियल होता है जो कलेक्ट हो जाता है एबनॉर्मली अमाउंट ब्रेन में, स्प्लीन में, लीवर में, लंग्स में, बोन मैरो में। ठीक है, इससे क्या होता है, आप सिम्टम क्या निकल कर आते हैं इस बीमारी के, इनलार्ज लीवर हो जाता है, डिफ़िकल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट में डिफ़िकल्टी हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने लगते हैं। रेस्पिरेटरी क्या होता है कि हम जो सांस लेते हैं, जो रेस्पिरेशन है, पूरी नर्वस सिस्टम है, इसमें प्रॉब्लम आती है। सिलर स्पीच बोलने में दिक्कत आने लगती है, आप लड़खड़ाएंगे, आपको वर्ड समझ में नहीं आएंगे। काउज क्या है, देखो दिस कंडीशन इज इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न वेयर बोथ जीन कॉपीज मस्ट बी फॉल्टी इन मैनिफेस्टेड द डिजीज। मतलब जो जीन का कॉपी होता है माँ से या बाप से, तो वो फॉल्टी हो जाता है। आपको पता होगा जीन जो है माँ से या बाप से आते हैं, दोनों से आते हैं, तो इस जीन में क्या होता है, फॉल्ट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, ये इसको रेयर डिजीज़ कहा गया। देखो आपने यहाँ पढ़ा होगा कि रेयर डिजीज़, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ में इसे इंक्लूड किया गया। इसका रीज़न क्या है, देखो रेयर डिजीज़ वो होती हैं जो बहुत कम पाई जाती हैं और बहुत ही
उसके लिए बहुत कम दवाएं मौजूद होती हैं। आप देखेंगे कि रेयर डिजीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा बहुत कम देगी, प्राइवेट कंपनी क्या करेंगी, उससे रिलेटेड कोई भी दवा प्रिपेयर नहीं करेंगी। क्यों प्रिपेयर नहीं करेंगी? क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी दवाओं को नुकसान होता है, क्योंकि ये रेयर डिजीज़ जो है रेयरली पाई जाती है। रेयरली का मतलब क्या है कि बहुत कम लोगों में पाई जाती है और कहीं कहीं पाई जाती है, मतलब इसकी कोई होमोजीनिटी नहीं होती, किसी में मिल गया, किसी कंट्री में ज़्यादा मिल गया, इस तरह से। देखो, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज is government initiative designated address provide support for individual suffering from rare and uncommon मेडिकल कंडीशन। मैंने बताया अनकॉमन मतलब कॉमनली ये नहीं पाई जाती, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और वन टाइम जो होता है इस नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, कोई भी पेशेंट है उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है, वन टाइम उसको सल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वन टाइम फाइनेंशियल सल्यूशन दिया जाएगा ताकि उसको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था नेमन-पिक सी डिसऑर्डर। मतलब नेमन-पिक डिसऑर्डर है जिसमें लिपिड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये लिपिड एक्यूमुलेट होने से कारण बच्चे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, लास्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं, हमारा रिलेटेड है आर्टिकल 6 से रिलेटेड। देखो आर्टिकल 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 6 से रिलेटेड ये आर्टिकल आप देख लो, देखो क्या है इसमें। आर्टिकल 6 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हम आर्टिकल 5 को डिस्कस किया था। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे नाम से सर्च करें। देखो क्या यहाँ बताया गया, आर्टिकल 6 जो है परमिट सिस्टम रिलीज करता है। देखो आर्टिकल 5 जो है हमारी इंडिया की कंडीशन बताता है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर इंडिया में जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। मगर आर्टिकल 6 कहता है माइग्रेशन के बारे में। देखो ये हमारा प्यारा इंडिया है, मैं रफ पेज बना देता हूँ रफ, और ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो क्या हुआ था, आज़ादी के बाद कुछ लोग पहले तो पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से रिटर्न इंडिया में आए। जब रिटर्न इंडिया में आए तो एक परमिट सिस्टम लागू हुआ। परमिट सिस्टम कब हुआ? 19 जुलाई 1948। तो 19 जुलाई 1948 को डिसाइड हुआ जो 19 जुलाई और 1948 से पहले आ गए हैं उनके लिए सिटीजनशिप की कंडीशन क्या होगी, और जो 19 जुलाई 1948 को और इसके बाद आए हैं उनके लिए सिटीजनशिप की कंडीशन क्या होगी। अब आर्टिकल 6 को आप देखो, इंडियन सिटीजन बिफोर 19 जुलाई 1948 क्या कंडीशन है कि ही और ईदर, मतलब वो और उसका कोई भी पिता और उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न होना चाहिए पहले। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए उनके लिए ये दो कंडीशन है। ये दो कंडीशन को अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो उनको यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है, या तो जो बंदा पाकिस्तान से इंडिया आया है वो इंडिया में पैदा हुआ होना चाहिए, या फिर उसके पिता में से कोई भी पैदा हुआ होना चाहिए, या फिर ग्रैंड पेरेंट में से मतलब दादा या दादी में से भी कोई भी पैदा हुआ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, ही शुड हैव रिसाइड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। मतलब जब से वो माइग्रेट किया है, मतलब 19 जुलाई 1948 से पहले वो कभी भी माइग्रेट किया हो सकता है। 26 जून का हो सकता है 1948, 26 जून 1947 का हो सकता है। तो क्या लिखा, ही शुड हैव रिसाइड इन इंडिया, मतलब इंडिया में रिसाइड करना चाहिए अगर उसे इंडिया की सिटीजनशिप पानी है। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, आफ्टर 19 जुलाई 1948, अगर आप 19 जुलाई 1948 के दिन और या उसके बाद आए हैं तो आपको ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी। अगर आप ये कंडीशन फॉलो कर लेते हैं तो इस केस में आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। पहला क्या है, ही और उसके या तो जो बंदा वहाँ से पाकिस्तान से इंडिया आया वो, या फिर उसके कोई पेरेंट्स दोनों में से, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। ठीक है, या तो वो बॉर्न हुआ हो जो सिटीजन इंडिया में आया है, या फिर वो पर्सन के माता पिता में से एक, या फिर दादा दादी में से एक। दूसरी कंडीशन क्या है,
ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर द परमिट फॉर रीसेटलमेंट, मतलब परमिट उसे मिला होना चाहिए जो रीसेटलमेंट के लिए इशू किया गया था। आपको परमिट सिस्टम मैंने बताया नहीं कि 19 जुलाई 1948 के दिन एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। उस परमिट सिस्टम में जो कंडीशन बताई गई थी वही चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो पहला तो आप या तो वॉर्न हुए हो, या आपके माता पिता में से कोई वॉर्न हुआ हो, या आपके दादा दादी में से कोई वॉर्न हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको परमिट इशू किया जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरी कंडीशन देख लो क्या लिखा है, ही हैड रिसाइड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। देख रहे, तीसरी कंडीशन टफ है कि आप इंडिया में 19 जुलाई 1948 के बाद आए, मान लीजिए 19 जून 1949 को आए, तो क्या कह रहा है, तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है, आपको 6 महीने आए हुए होना चाहिए तब इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। चौथी कंडीशन क्या है, ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द ऑफिस, एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगी ऑफिस में, ठीक है। ही हैड बीन रजिस्टर्ड एज अ सिटीजन बाई सच ऑफिसर, उस सच ऑफिसर के द्वारा कहा गया हो कि आप इंडिया की सिटीजनशिप है। मतलब 19 जुलाई 1948 को एक परमिट इशू किया गया आर्टिकल 6 के अंदर। इस परमिट में क्या कहा गया कि 19 जुलाई 1948 के जो पहले हैं उनके लिए ये 2 कंडीशन है जो आए हैं, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनके लिए ये 5 कंडीशन है। तो ये जो कंडीशन जो फॉलो करेगा उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।